नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एडू10 पे। हमारे नए चैनल एडू10 पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये नया चैनल है जिसका नाम है एडू10। इस पे हम आपको हिस्ट्री का भी क्लास चला रहे हैं। भविष्य में आप लोग जैसा जैसा कमेंट कीजिएगा और भी क्लासेस आएंगी और भी सारे टीचर्स आएंगे। तो इसलिए आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हमें भी पता चले कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है। कमेंट भी कीजिए अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हिस्ट्री क्लास 10th का हिस्ट्री से पढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं आपको, ठीक है? आप लोग कहीं से कोई दिक्कत? कल हम लोग क्या पढ़े थे कि जो काउंट काबूर था, जो चीफ मिनिस्टर था काउंट काबूर, उसी ने क्या किया था ना कि जो भी लोग थे सबको एक साथ किया था। और विक्टर इमैनुअल जो रूलर था सार्डिनिया पीडमोंट का, वहीं क्या किया कि सारे लोगों को एक साथ यूनिफाई किया, ठीक है? ये आप लोग को पढ़ा चुके हैं। उसके बाद आप लोग को ये भी पढ़ा चुके हैं पीछे कि जो ऑस्ट्रियन हबसबर्ग था, ये यहाँ किसका किसका शासन था? ऑस्ट्रियन हबसबर्ग का था। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो शासन था वो किसका था? इसमें जो सबसे बड़ा शासन था सार्डिनिया पीडमोंट था, ठीक है? और वही सार्डिनिया पीडमोंट का जो रूलर था किंग विक्टर इमैनुअल, उसी ने वार किया, मतलब लड़ाई लड़ी और जितने भी छोटे छोटे देश थे सबको हराया। और क्या किया कि सबको एक साथ एकीकृत किया, मतलब एक साथ कर दिया, ठीक है? तो ये सब हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। पिछले क्लास में का वीडियो लिंक का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। अब यहीं पे क्या है ना कि एक चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम क्या था? काउंट कापूर, ठीक है? वो था। उसके बाद में गरीबाल्डी था। नीचे आप लोगों को पढ़ाया था कि गरीबाल्डी के नेतृत्व में क्या हुआ था कि बहुत सारा सेना में लोग भर्ती हो गया था, एकदम स्वयंसेवक की तरह, मतलब इच्छा से गरीबाल्डी के। लेकिन वहाँ दिक्कत क्या था कि बहुत सारे लोग निरक्षर थे। उन लोगों को पता नहीं था कि इटालिया कथी है। वो लोग समझते थे ला इटालिया क्या है? सार्डिनिया पीडमोंट की पत्नी का नाम है। और सार्डिनिया पीडमोंट जो था ना, वो उसका एगो कूटनीतिक आदमी था काबूर, ठीक है? जिसके कारण क्या हुआ कि जो भी ऑस्ट्रियाई बल था उनको 1859 में वो लोग हरा दिए थे। तो ये सब आप लोगों को हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। अब आज हम लोग का लास्ट क्लास होगा फर्स्ट चैप्टर का। आज फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल से हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद आप लोग बताइए कोई दिक्कत होगा तो। क्या कर रहा है? स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन का क्या है? अजीब दास्तान। मतलब स्ट्रेंज का मतलब क्या है? अजीब जो केस है। कह रहा है द मॉडल ऑफ द नेशन और नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्गुड इज ग्रेट ब्रिटेन। आप देखिए, कह रहा है कुछ विद्वान जो थे, कुछ जो स्कॉलर्स थे विद्वान, उन लोगों ने क्या तर्क दिया कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल कौन है? ग्रेट ब्रिटेन है। अब ग्रेट ब्रिटेन में देखिए क्या है। ग्रेट ब्रिटेन में हम लोग जो इंग्लैंड पढ़ते हैं, सिर्फ इंग्लैंड नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन क्या है कि और सारे देशों से मिलके बना हुआ है, ठीक है? समझ रहे हैं? उसमें और सारा है, जैसे उत्तरी आयरलैंड का कुछ भाग है, उसका वेल्स है, उसके इंग्लैंड है, ऐसे करके ग्रेट ब्रिटेन है। उसके बाद इसका एक भाग और है यूनाइटेड किंगडम, भी उसी का फॉर्म है। तो कह रहा है कि कुछ विद्वान जो थे उन्होंने तर्क दिया कि जो राष्ट्र है या राष्ट्र राज्य का मॉडल है, ये सबसे बढ़िया किसका है? ग्रेट ब्रिटेन का। कह रहा इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहेल ऑफ रिवोल्यूशन। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा था, और सारे देश, जब इटली था, जर्मनी था, क्या होता है? एकदम रिवोल्यूशन आया, क्रांति आया, और उससे क्या हुआ कि सारा लोग एक साथ क्या हुआ कि एकीकरण का प्रक्रिया शुरू हुआ। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं था। ब्रिटेन में जो राष्ट्र राज्य का निर्माण था वो कोई अचानक से कोई भी क्रांति का परिणाम नहीं था, ठीक है? इट वाज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। यह क्या था? एक बहुत ही लंबे समय तक चलने वाले प्रक्रिया का क्या था? रिजल्ट था, ठीक है? देयर वाज नो ब्रिटिश
Correct. There was no British nation prior to the 18th century. अब देखिए यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ पे हम पढ़ाए हैं, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है। कह रहा है कि जो यह हम 18वीं सदी के पहले क्या था ना, कि कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था, मतलब ब्रिटिश नेशन का कोई नाम ही नहीं था, ठीक है। कह रहा है the primary identity of the people who inhabited in the British Isles were ethnic ones such as English, Wales, Scot और Irish। अब देखिए स्कॉटलैंड है। अब देखिए आप क्या कह रहा है कि जो भी लोग ब्रिटेनी द्वीप समूह पे, मतलब ब्रिटेन वाले जो भी इलाके में लोग रहते थे, उनमें जो भी लोग थे उसमें अंग्रेज थे, वेल्स के लोग थे, स्कॉट थे या आयरिश थे, ठीक है। इनका पहचान क्या था? इथनिक था। इथनिक का मतलब होता है कि जो अलग अलग लोग हैं, ठीक है। इथनिक का मतलब होता है कि एक टाइप का, मतलब क्या हो कि नस्ल, जनजाति या संस्कृति, जिसमें क्या हो कोई समुदाय क्या हो सब अपना पहचान मानता हो, समझ रहे? इथनिक का मतलब होता है वही एक साझा, मतलब सब लोग क्या है एक ही टाइप के नस्ल हैं, जनजाति हैं, ठीक है। तो सब लोग क्या था इसमें, इंग्लिश था, वेल्स था, स्कॉट था, ये सब लोग क्या था इथनिक था, ठीक है। और ऑल ऑफ दीज इथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। और देखिए जितना भी लोग था, इन सब जात जो भी था, वेल्स थे, इंग्लिश थे, अंग्रेज थे, स्कॉट थे, इन सभी जात के समूह, जातीय समूह का था अपना अपना सांस्कृतिक था, अपना अपना राजनीतिक परंपरा था, मतलब सबका क्या था अलग अलग था। सर करेक्ट। But as the English nation steadily grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the other nation of the island। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि जो इंग्लिश नेशन था, समझ रहे हैं, जो इंग्लिश नेशन था, ठीक है, अंग्रेज वाले राष्ट्र, उसमें क्या हुआ ना कि जैसे जैसे वो लोग के पास माने पैसा वैसा बढ़ा, उनके सत्ता में वृद्धि हुआ, तो वो लोग क्या किया कि अपना कल्चर, ठीक है। अब देखिए हम लोग में भी क्या है कि अभी देखिए कि बहुत लोग क्या करता है पिज्जा खाता है, तो ये कहाँ का कल्चर है? ये अमेरिका का कल्चर है। तो अमेरिका के कल्चर का प्रभाव कहाँ पड़ा है? इंडिया में पड़ा है, समझ रहा है? पिज्जा कौन खाता है? अंग्रेज सब खाता है, अमेरिकन लोग खाता है। इंडिया में कोई को देखेगा ये पिज्जा खा ले रहे पेट भर के लोग, ऐसा ना है। पिज्जा हम लोग शौक से खाता था। हम लोग कौन कल्चर का प्रभाव है? अंग्रेज, या फिर हम कह सकते हैं अमेरिकन कल्चर का प्रभाव। तो कल्चर का भी प्रभाव पड़ना ना बहुत ही मतलब बड़ा बात है। इसी तरह का हुआ कि जैसे जैसे अंग्रेज लोग के पास पैसा बढ़ा, धन दौलत बढ़ा, सत्ता में वृद्धि हुआ, तो क्या हुआ कि वो जितना उधर के बगल अगल के द्वीप समूह थे, जितना छोटे छोटे राष्ट्र थे, उन पर क्या हुआ उनका प्रभुत्व हो गया। उनका मतलब प्रभुत्व का माने होता है उनका इन्फ्लुएंस हो गया। उनके मतलब नहीं होता है कि उनके वो लोग जिस तरह कर रहे हैं उस तरह हम लोग को भी करना चाहिए, इस टाइप के लोग सोचने लगे। सच कह रहा है। The English Parliament, which had seized power of the monarchy in 1688 at the end of a protracted conflict with the instrument through which a nation-state with England as its center came to be forced। अब देखिए क्या हुआ कि एगो ये सब हो गया, उसके बाद एगो लंबा टकराव हुआ, संघर्ष हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजी संसद जो था वो क्या किया कि 1688 में राजतंत्र से सारा ताकत का किया था, छीन लिया था। एक बहुत ही टकराव हुआ, लंबा सा टकराव हुआ। अब क्या हुआ कि अंग्रेजी ताकत ने राजतंत्र जो पहले मोनार्की वाला सिस्टम था उससे क्या हुआ कि सारा ताकत छीन लिया, ठीक है। फिर क्या द एक्ट ऑफ यूनियन, द एक्ट ऑफ यूनियन, एक सेकेंड, द एक्ट, अरे यार, the Act of Union 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland। और देखा अब इसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड के बगल में क्या है? स्कॉटलैंड है, जस्ट बगल में। हम आपको रुके मैप के माध्यम से दिखाते हैं। मेरे पास मैप है, एक मिनट।
क्या था, इंग्लैंड के बगल में कथी था, स्कॉटलैंड था। ठीक है, आप लोग अगर मैप आप लोगों के सामने हुआ तो आप लोग भी देख सकते हैं। देखिए नेट हो गया, कहे नहीं चल रहा है। रुक जाइए, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गया इंटरनेट का। और देखिए हम दूसरा नेटवर्क यूज कर, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, गूगल अर्थ खुल ही नहीं रहा, काम ही नहीं कर रहा है इंटरनेट। हाँ खुल गया, देखिए। तब तक पढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ ना कि जो इस संसद का जो निर्माण हुआ, इस संसद का किया कि जो भी लोग था इंग्लैंड में मोनार्की सिस्टम, उसको एबॉलिश कर दिया, उसको हटा दिया, और जितना भी ताकत था उसमें आ गया। उसके बाद इस संसद के माध्यम से क्या हुआ, एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसका केंद्र कहाँ बना दिया गया, इंग्लैंड में। यहाँ पढ़ना है, at the end of a protected was the instrument through which a nation with England as its center came to force। मतलब इससे क्या हुआ कि राष्ट्र का निर्माण हुआ, और जिसका केंद्र कहाँ बना दिया गया, इंग्लैंड बना दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद करा द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मींट इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो एक्ट आया, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, इससे क्या हुआ कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इसमें क्या हुआ, इंग्लैंड ने अपना जो भी प्रभुत्व था उससे क्या किया, स्कॉटलैंड पे जमाया। मतलब क्या किया, स्कॉटलैंड पे अपना इन्फ्लुएंस जमाया, स्कॉटलैंड को अपने अंडर में, मतलब क्या दबदबा टाइप को बनाने लगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द ब्रिटिश से पार्लियामेंट वाज हेंस फॉर डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स ऑफ। देखिए अब इसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटेन का संसद था, इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजी सदस्यों का बहुत ही क्या हुआ, दबदबा रहा। अब दबदबा रहने के पीछे भी कारण था, दबदबा रहने के पीछे ये कारण था कि जो भी सेंटर था इस का, ग्रेट ब्रिटेन का जो भी मतलब सेंटर था, इस सेंटर कहाँ पे था, इंग्लैंड में था। तो इसलिए क्या हुआ कि जो भी पार्लियामेंट था उसमें किसका दबदबा रहेगा, अंग्रेज लोगों का। सेंटर पूरा पावर किसके पास था, इंग्लैंड के पास। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मींट द स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस वाज सिस्टेमेटिकली सरप्रेस्ड। अब देखिए अब इसके बाद क्या हुआ कि वो जो भी जगह था उनमें क्या हुआ, सबसे ज्यादा अंग्रेज लोगों का। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ना ब्रिटेन का पहचान का विकास का मन ये बात हो गया कि स्कॉटलैंड का जो भी संस्कृति था, जो भी चीज था, तो क्या किया गया, धीरे धीरे दबाया गया। दबदबा किसका बनना शुरू हो गया, अंग्रेज लोगों का। अंग्रेज लोग ज्यादा थे संसद में, अब लोग जैसा चाहते थे वैसा करते थे। स्कॉटलैंड का तो कम लोग था, आपका वो उनका जो भी कल्चर था, जो भी चीज था, जो भी इनका पॉलिटिकल चीज था, ठीक है, इन सब को क्या किया गया कि धीरे धीरे दबाया गया। राजनीतिक जो भी संस्थान था, स्कॉटलैंड का जो अपना संस्कृति था, उसको क्या किया गया, धीरे धीरे दबा। अब देखिए जो पावर में होगा वो दूसरे को क्या करेगा, दबाएगा। अब समझ में आएगा। तो इसी सेम कंडीशन स्कॉटलैंड के साथ हुआ। क्या करे, द कैथोलिक क्लैंस दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence। अब देखो अब इसके बाद क्या हुआ कि जो भी स्कॉटिश, जो भी हाईलैंड्स के निवासी थे, जो कि कैथोलिक कुल के थे, वो अपने जब भी आजादी मतलब एक्सप्रेस करते थे कि हम आजाद हैं, मतलब हमको आजादी चाहिए, ऐसा कुछ व्यक्त करते थे, तो उनको क्या किया जाता था, जबरदस्ती उनका दमन कर दिया जाता था। मतलब मारपीट या जो भी उनको पुलिस से, ये सब कुछ उनको सहना पड़ा। जो भी लोग थे, स्कॉटिश लोग थे, वो मतलब चाहते थे कि हम आप आजाद हैं, हम जो करेंगे वो हमको जो भाषा बोलना है, हमारा जो कल्चर है हम वही फॉलो करेंगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता विरोधाभास।
तो इनको का कि दमन कर। अब अंग्रेज इंडिया में तो यही करते थे, दमन करते थे लोगों का। उसके बाद कर द स्टॉकिश हाईलैंडर्स वेयर फॉरबिडेन to speak their Gaelic language or wear the national dress, and large numbers were forcibly driven out of their homeland। अब देखिए यहाँ से हमें यहाँ तक पढ़ा द स्कॉटिश हाईलैंडर, जो भी मतलब स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोग थे, उनको अपना जो उनका भाषा था गेलिक भाषा। अब देखिए हम अपना कल्चर का इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ाएंगे। मान लीजिए हमको चीनी कल्चर है फॉलो करना, तो हम चाइनीज खाने लगेंगे, चाइनीज बोलने लगेंगे, तो क्या होगा, हम चीनी कल्चर में जा रहे हैं। तो अंग्रेज लोग अपना कल्चर किस पे थोप रहा था, स्कॉटिश लोगों पे। आप उधर भी देखे थे, रूस अपना कल्चर थोप रहा था उधर, पॉलिश भाषा बोलने से लोगों को रोक रहा था। तो इसी तरह अंग्रेज क्या कर रहे थे कि अपना कल्चर जो भी स्कॉटिश लोग थे उन पर थोप रहे थे। तो वो लोग क्या किया कि उनका जो भाषा था वो बोलने पर मनाही लगा दिया, ठीक है। उनका जो अपना पहनने का कपड़ा उपड़ा राष्ट्रीय पोशाक था उस पर मनाही कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि बहुत सारा लोग क्या किया कि अपना घर द्वार छोड़ के, मैंने मान लीजिए जहाँ आप आजादी से नहीं रह सकते हैं, कोई और जैसे कर रहा है वैसे रहना पड़ रहा है। बहुत सारा लोग क्या किया कि मतलब मजबूरी में आके अपना घर का किया छोड़ दिया और वहां से दूसरे जगह शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब देखिए अभी इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं क्या है, देखिए एक मिनट। उसके बाद है, अब देखिए आयरलैंड, आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। अब देखिए आयरलैंड है, और देखिए आयरलैंड का भी क्या हुआ, ऐसा ही कुछ हाल हुआ जैसा स्कॉटलैंड का हाल हुआ वैसा ने आयरलैंड का हाल हुआ। अब हम आपको बताते हैं आयरलैंड कहाँ है। एक मिनट, एक खुल गया होगा मैप, तो आपको हम दिखाते हैं। ग्रेट, ये सब एक ही जगह पे है, छोटा छोटा आइलैंड है। भारत इतना बड़ा नहीं है, लेकिन देखिए कि अंग्रेज लोग कितना तेज थे। ये लोग कैसे पूरा दुनिया पर शासन किया, कैसे पूरा दुनिया पे शासन किया। ये लोग का कि अपना जो भी कल्चर था पूरा दुनिया पे लोगों को। अब देखिए ये रहा आयरलैंड, ये है नॉर्दर्न आयरलैंड पर ग्रेट ब्रिटेन का शासन, ठीक है। ये रहा स्कॉटलैंड, ये सब पहले अलग था। ये रहा वेल्स, अब देखिए नॉर्दर्न इंग्लैंड, अब देखिए आयरलैंड है। अब देखिए यूके कैसे बनता है, स्कॉटलैंड इंग्लैंड और वेल्स को मिला देंगे तो यूके बन जाएगा। समझ रहे हैं बात, स्कॉटलैंड इंग्लैंड और वेल्स इस सबको मिला देंगे तो यूके बन जाएगा। इसको बना मिला देंगे नॉर्थ आयरलैंड को तो क्या बन जाएगा आपका ग्रेट ब्रिटेन। अब समझ में आया था। इस सेम कंडीशन जो आयरलैंड का स्कॉटलैंड का हाल हुआ, मतलब कैसे उन लोगों को एकदम अपना कल्चर फॉलो करने के लिए रोकने लगा। ये सब प्रॉब्लम जो भी हुआ, देखिए यहाँ पे आप यहाँ अच्छे से देख पा रहे हैं। ये यूके देखिए, पूरा यूके है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, इस सदर्न आयरलैंड पे इसका अधिकार नहीं है, ठीक है। सेम हासिल किसका हुआ, आयरलैंड का हुआ। कह रहा है इट वाज अ कंट्री deeply divided between Catholic and Protestant। अब देखिए इसका क्या मतलब है, ये आप समझिए। जब भी बाबू देखिए हम समझा रहे हैं ना, उसको अच्छा से समझिएगा, ठीक है। कर रहा है जो आयरलैंड था, यह क्या था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ये दो ईसाई धर्म का ना धार्मिक गुट होता है। इसने क्या हुआ था, ये बंटा हुआ था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द इंग्लिश, अभी देखिए अभी मुस्लिम लोग जैसे दो में बटे हुए, जैसे एगो शिया है सुन्नी है, सेम कंडीशन उस टाइम आयरलैंड में था। दो में चीज में बटे थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ठीक है। तो कह रहा है द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर ए लार्जली कैथोलिक कंट्री। और देखिए अंग्रेज कितना तेज थे, जब दो आदमी लड़ रहा था तो क्या करते थे, एगो का सहायता करते थे, अपना काम निकालते थे। और समझ रहे हैं, तो अंग्रेज लोग जो थे वो क्या किए कि आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले लोग थे उनको क्या किया कि बहुत संख्यक माने बहुत ज्यादा जो कैथोलिक देश माने कैथोलिक क्षेत्र था उस पर क्या किया कि प्रभुत्व बढ़ाने में उनको सहायता की। अब देखिए धर्म में लोग लड़ता है तो क्या होता है, दो लोग लड़ेगा आप एक एक देश का, तो दूसरा आदमी क्या करेगा, फायदा उठाएगा। सही अंग्रेज करते थे। और कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वाज सरप्रेस्ड। अब देखिए कैथोलिक जो लोग थे, ठीक है, वो लोगों ने क्या किया कि ब्रिटिश जो डोमिनेंस ब्रिटेन का जो प्रभाव था उसके विरोध का
विरोध में क्या किया कि विद्रोह कर दिया। अब इसको क्या हुआ कि अंग्रेज लोग का किया बहुत ही भयानक क्रूरता से क्या किया कि वो जो भी विरोध हो रहा था, जो भी विद्रोह था, उसको क्या किया कुचल दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वुल्फटन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 Ireland was forcibly incorporated into United Kingdom in 1800। अब देखिए अंग्रेज कितना तेज थे और लोगों को मिलाने में उनका बस चलता तो इंडिया को अपना मिला लेते, ससुर इतना खच्चर थे वो सब। अब देखिए क्या हुआ कि वुल्फटन जो था उसने क्या किया कि 1798 में एक यूनाइटेड आयरिशमैन जिसका नाम था, उसने कहा कि वो विद्रोह किया, लेकिन विद्रोह का हुआ असफल हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि आयरलैंड को 1801 में अंग्रेज से क्या किया कि अपना में मिला लिया। देखिए यहाँ पे आप लोग को हम दिखाते हैं, आयरलैंड यहाँ है, इसका यही भाग क्या है, अंग्रेज से मिला लिया था। ठीक है, अब कह रहा है अ न्यू ब्रिटिश नेशन was forced through the propagation of a dominant English culture। प्रोपोगेशन का मतलब कथी होता है कि भ्रम फैलाना। ठीक है, ऐसा नहीं कहते प्रोपेगेंडा है, मतलब कोई चीज सूझबूझ के साथ जानबूझ के करना। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसको शामिल कर लिया, उसका देखो नया ब्रिटिश नेशन का निर्माण हुआ। इस पर क्या हुआ, प्रोपेगेंडा फैलाएगा कि जो भी अंग्रेज लोग थे उन अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार किए लोग हैं। इसीलिए ना हम कहते हैं कि देखिए एक बात सुन लीजिए, कबो ना अपना कल्चर छोड़ के किसी और कल्चर का नहीं फॉलो करना चाहिए। आप पूछ रहे हैं कि हम पिज्जा खा रहे हैं तो हम बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप खा रहे हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप खाए, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम पिज्जे में डूब गए अंग्रेज टाइप का बने। अरे अंग्रेज बनने से क्या फायदा है, जो तुम है वो ठीक से रहो। समझ रहे हैं? देखिए यहाँ इन लोग पे जबरदस्ती का हो रहा है कि अंग्रेज से अपना कल्चर थोप रहा है। फिर कह रहा है द सिम्बल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन द ब्रिटिश फ्लैग द नेशनल एंथम गॉड्स ऑफ, इनका नेशनल एंथम गॉड से और नोबल किंग। इस आप लोग को कभी कभी पूछता है द इंग्लिश लैंग्वेज आर एक्टिवली प्रॉम्प्टेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन। अब देखा इसके बाद क्या हुआ कि इन लोग का कि अपना जो भी सब संस्कृति का प्रचार प्रसार किए, और नया जो भी ब्रिटेन का चिन्ह था, जैसे ब्रिटेन का झंडा था जिसका नाम यूनियन जैक था, राष्ट्रीय गान उनका था जैसे हम लोग का कैसे जन गण मन अधिनायक, उनका है गॉड सेव और नोबल किंग को का के खूब बढ़ावा दिया, खूब प्रचार प्रसार किया। और पुराना जो आयरिश नेशन था इसमें क्या हुआ कि इनके बस एगो सहयोगी की तरह रह गए। देखिए एगो फोटो दिया, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, कह रहा है गैरिबाल्डी हेल्पिंग किंग विक्टर इमेनुअल सेकेंड ऑफ सार्डिया पिरमन टू पुल ऑन द बूट नेम्ड इटली इंग्लिश कैरिकेचर ऑफ 1859। अब देखिए एगो 1859 में वो मैंने अंग्रेजी कोनो आर्टिस्ट था, उसने एक चित्र बनाया। ये दिखा रहा है कि गैरिबाल्डी है, ये जो नीचे है कौन है, गैरिबाल्डी है, और ऊपर कौन है, सार्डिनिया पिडमॉन्ट के राजा विक्टर इमेनुअल है। इनको इटली नामक जूता पहनाने में कौन हेल्प कर रहा है, गैरिबाल्डी। अब देखिए गैरिबाल्डी है ने इसका इसके साथ हेल्प किया था, तो ये एक व्यंग्यात्मक चित्र है, इसको इतना ध्यान नहीं देना है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। और विजुअलाइजिंग द नेशन मतलब इसका क्या मतलब हुआ, विजुअलाइजिंग द नेशन का बताइए आप लोग। इसका मतलब विजुअलाइजिंग का मतलब क्या होता है, कल्पना करना, विजुअलाइज करना। तो ये कर रहा है राष्ट्र के दृश्य की कल्पना। ठीक है, मतलब while it is easy enough to represent a ruler through portrait or a statue, how does one go about giving a face of to a nation। अब देखिए कह रहा है कि किसी भी शासक, किसी भी राजा का चित्र या मूर्ति के रूप में उसको दिखलाना क्या है, बहुत ही आसान है। लेकिन वो राष्ट्र का चेहरा दिखाना कैसे दिखाया जा सकता है, माने राजा को दिखाना है तो क्या करेंगे, उसका मूर्ति बना देंगे, चित्र बना देंगे। कोनो राष्ट्र को दिखाना है तो उसको कैसे चेहरा देंगे। ठीक है, एक और आर्टिस्ट इन द 18th एंड 19th सेंचुरी फाउंड अ वे आउट बाय पर्सनिफाइंग अ नेशन। अब देखिए
18वीं और 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, कलाकार जो थे उन्होंने क्या किया कि राष्ट्र को दिखाने के लिए एक हॉल निकाला। ठीक है, कह रहा इन अदर वर्ड्स, मतलब एक है, इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड ए कंट्री एज इफ इट वेयर अ पर्सन। मैंने दूसरे भाषा में कहा था उन लोगों ने क्या किया कि देश को ऐसे चित्रित किया कि वो का हो, व्यक्ति हो, माने वो का हो, एगो आदमी हो। देश कथी हो, एगो आदमी, माने राजा है तो राजा का तो फोटो है, हाँ राजा ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन देश को कैसे देखना, तो वो लोग इसका हल निकाला, कहा कि वो आदमी की तरह दिखा दिया। ठीक है, नेशंस वेयर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स। अब देखिए उस टाइम क्या किया गया कि जो भी राष्ट्र था उनको औरत के फिगर में दिखाया गया। आप देखिए हम लोग क्या कहते हैं भारत माता, कहीं कहीं देखिएगा भारत माता का फोटो, तो कैसे दिखाया गया, औरत के फिगर में दिखाया गया। कर रहा है द फीमेल फॉर्म that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life। अब देखिए जो भी राष्ट्र को नारी का मतलब औरत का भेज दिया गया, उसमें क्या हुआ ना कि जो भी आदमी को मतलब जैसे मान लीजिए कोई औरत का चित्र बनाते हैं, ठीक है, उस टाइप की कोनो महिला असल जीवन में है ही नहीं, मतलब ऐसा ही किसी का चित्र बना दिए और उस टाइप की महिला इस मतलब क्या पृथ्वी पर हाईले नहीं है, उस टाइप की महिला का चित्र बनाया जाए ना, तो का होंगे कोनो महिला का चित्र बना दिया जाए। अब वो कह रहे ये तो हमार फोटो हो रे, ये तो हम बुझाता भारत माता हो गए, नहीं हम ही है भारत माता। अब लोग जाके यहाँ बकलोल लोग है जाके ऊपर प्रणाम करे लगे, ये कर, तो इसलिए क्या किया गया कि ऐसा औरत का चित्र बनाया गया कि उस टाइप की कोनो महिला एग्जिस्टे ना करती हो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है रेदर इट साउट टू गिव एन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया फॉर द नेशन ए कंक्रीट फॉर्म। अब देखिए यह से क्या हुआ कि राष्ट्र को एगो मन का होगा कि मैंने ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, मैंने समझ रहे हैं। अब कह रहा है दैट इज द फीमेल फिगर बिकम एन एलेगरी ऑफ द नेशन। अब देखिए इससे क्या हुआ कि औरत का चित्र था वो राष्ट्र के लिए, मतलब राष्ट्र का एक एलोगरी का मतलब हो कि राष्ट्र को दिखाने के लिए औरतें का चित्र यूज किया जाने लगा। अब जैसे हम लोग यहाँ भारत माता को दिखाने के लिए आप कहीं कहीं देखिए गीता उता में भारत माता का चित्र बनाया रहता, तो भारत पिता भी तो हो सकता था, लेकिन क्या हुआ वो सब आर्टिस्ट लोग सोचे कि मतलब औरतें का चित्र बनाना जरूरी है। अब समझ रहे हैं। अब कह रहे यू विल recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and the republic। और देखिए कह रहा है कि आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो भी कलाकार थे वो लोग का स्वतंत्रता न्याय गणतंत्र और उसका क्या है पोर्ट्री आइडिया सच है लिबर्टी, इस सब को विचार को व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग किए थे, औरत के फोटो का उपयोग किए थे। ठीक है, और दीज आइडियल्स वे रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल। ठीक है, नहीं औरत का प्रयोग नहीं किए थे। उस टाइम क्या किए थे कि उन लोगों ने इस सब को दिखाने के लिए कोई कोई वस्तु का कुछ प्रतीक का दिखाया था। ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन वो औरतें टाइप की थी। ठीक है, कर एज यू वुड remember the attributes of liberty are the red cap or the broken chain, while justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of waging scales। हाँ आप देखिए औरत के हाथ में मतलब कोई ऑब्जेक्ट देकर के बताया गया था, ये पूरा सेंटेंस पढ़ेगा तो समझ में आएगा। कह रहा है कि जो भी मतलब व्यक्ति किया गया था वो कुछ उन लोगों के नारी के साथ कुछ मतलब वस्तु के साथ प्रतीक लगा कर किया गया था, जैसे कि स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी चाहे टूटा हुआ जंजीर, इंसाफ का किया गया था। ऐसी महिला का चित्र बनाया गया था कि जिसके आंख पर क्या हो पट्टी बंधी हुई हो और वह तराजू ली हुई हो, जैसे हम लोगों के यहाँ कोर्ट वोट में होता है, रहेगा तो नहीं कहता है अंधा कानून, तो क्या होता है उसमें उसके आंख पर पट्टी बंधा रहता है, वहां रहता है, इतनी अंग्रेज लोग हम लोग को देखने गए हैं। ठीक है, और सिमिलर फीमेल एलिजियस वेर इन्वाइटेड बाई आर्टिस्ट इन द 19th century to represent the nation। अब इसी तरह का हुआ कि जो भी नारी का जो रूप था, औरत का रूप था, इसका आविष्कार का हुआ कलाकार लोग किया 19वीं सदी में। ठीक है, और इन फ्रेंच
She was christened and Marine, a popular Christian name, which underlined the idea of a people's nation. अब देखिए कह रहा है कि इसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस ने उसको का एगो नाम दे दिया गया, ठीक है, जिसका नाम कथी दिया गया, अब क्रिश्चियन नेम दिया जाएगा, उसका नाम दिया गया मारियन दिया गया, ठीक है। क्या नाम दिया गया, मारियन दिया गया, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। अब इसी से कहा हुआ कि राष्ट्र जन में, आदमियों में राष्ट्र के विचार को क्या किया, दिखाया गया, ठीक है। ही कैरेक्टराइज्ड वेयर ड्रॉन, her characterized were drawn from those of liberty and the public, the red cap, the tricolor, the cockade। अब देखिए उसका चिन्ह भी दिया गया, जैसे उसमें स्वतंत्रता था और गणतंत्र के थे, जैसे उसके पास चिन्ह दिया गया, लाल टोपी, तिरंगा, कलगी, ये सब दिया गया। देखिए समझ रहे हैं, कह रहा है स्टैचूज ऑफ मैरीन वेर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर फॉर remind the public of the national symbols of unity and pursued them to identify with it। और देखा उसके बाद क्या किया गया कि जो मरियन था, मरियन क्या थी, वो जो चित्र बनाया गया था राष्ट्र के प्रतीक के लिए, उसी का नाम रखा गया था। वो मरियन के चित्र को क्या किया गया ना कि बहुत सारे ऐसा ऐसा जगह लगाया गया कि जहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, जैसे चौक चौराहा पे, बाजार बाजार में, जिससे कहा हो कि जनता को कहा हो कि राष्ट्रीय प्रतीक का याद आता रहे, ठीक है। और लोग को कहा हो कि वो पूरा जितना दिन जिए उसके मन में कहा हो एक स्थापित हो जाए, ठीक है। मरियन इमेजेस वेयर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टाम्प। अब देखिए मरियन याद रखिएगा कि कौन है, मरियन कौन है, ये राष्ट्र के प्रतीक के लिए जो फोटो बनाया गया था जिस औरत का, उसका नाम है। अब नाम की कोनो औरत नहीं थी, बस उसको वो नाम दे दिया गया था, ठीक है। अब देखिए मरियन इमेजेस वेयर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टाम्प्स। उसके बाद क्या किया कि मरियन का जो भी चीज वो फोटो था वो सिक्का पर, डाक टिकट पर भी बनाया गया। सिमिलरली जर्मेनिया बिकम द एलेगरी ऑफ जर्मन नेशन। अब देखिए इसी तरह सेम टाइप से क्या किया गया कि जो जर्मीनिया था, जर्मीनिया नाम की मतलब एक फोटो बनाया गया था, वो जर्मन राष्ट्र को दिखाने के लिए बना दिया गया, ठीक है। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मीनिया वाज a crown of oak leaves as the German stand for heroism। अब देखिए इसमें कहा है कि जो जर्मीनिया थी, देखिए ये फोटो है, इसमें देखिए यहाँ इसके सर पे देखिए एक क्राउन है, समझ रहे हैं। तो जर्मीनिया जो थी, ठीक है, उसको क्या किया गया कि एगो मुकुट पहनाया गया जो कि ओक ट्री के पत्तों से बना था। और जर्मन क्या है कि एक जर्मन क्या है, वीरता का प्रतीक है। जर्मन ओक स्टैंड फॉर, जर्मन का जो ओक है वो किस चीज का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। इसलिए इनको क्या किया गया कि ऐसा क्राउन पहनाया गया जो कि ओक ट्री के लीव्स से बना। अब जर्मन ओक क्या है, वीरता का प्रतीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया है मीनिंग ऑफ सिंबल, कुछ सिंबल दिया गया, उसका महत्व बताया गया। जैसे लिखा ब्रोकन चेन मतलब टूटा हुआ चेन, इसका बिंग फ्रीड मतलब चैन टूट जाएगा, आदमी के हाथ में जंजीर लगा वो टूट जाएगा, तो इसका महत्व क्या होगा कि आजादी मिल गया। ब्रेस्टेपल भी थी मतलब बाज का जो कवच होता है, बाज जिस पे बना होता है किसी कवच पे। सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्टैंड किस चीज का था, जर्मन साम्राज्य का प्रतीक था, शक्ति का। क्राउन ऑफ ओकलिप्स ये किस चीज का था, बहादुरी का था, ओकलिप्स का क्राउन। स्वॉर्ड माने तलवार, ये मुकाबले की तैयारी का था, रेडीनेस ऑफ टू फाइट था। ओलिव ब्रिज अराउंड द स्वॉर्ड, अरे यार क्या प्रॉब्लम हो जाता है इसको कभी कभी। ओलिव ब्रिज अराउंड द स्वॉर्ड मतलब तलवार पे जो ओलिव का मतलब होता है जैतून, जैतून की डाली अगर लपेट दिया गया तलवार के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि हम युद्ध नहीं करना चाह रहे। तो ये किस चीज के लिए था, शांति के लिए था, शांति की चाह, विलिंगनेस टू पीस। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर मतलब 3 कलर का झंडा था। तो ये क्या था, फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट। ये 1848 में क्या था, उदारवादी का जो भी लोग थे उनका झंडा था, जिसको बाद में क्या हुआ, जर्मन राज्यों के जो भी ड्यूक्स थे उन लोगों ने क्या किया, प्रतिबंधित कर दिया।
उसके बाद करा रेज ऑफ राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ। अब राइजिंग सन का मतलब क्या होगा, कोई भी सन निकल राइज करेगा तो क्या होगा, एक नया एरा का जन्म होगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे पढ़ना है, नीचे देखते हैं। देखिए ये सब फोटो क्या है, ये फोटो में क्या है, जर्मेनिया को दिखाया गया। मतलब देखिए सब जगह क्या है, राष्ट्र को किस तरह दिखाया गया, औरत के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, ये सब अब आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पे। और नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, इसका मतलब है नेशनल राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, इम्पेरियलिज्म का मतलब साम्राज्यवाद। और बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment for the first half of the century but become a narrow creed with limited ends। अब देखिए क्या हुआ कि 19वीं सदी के अंतिम में भाग तक क्या हुआ कि राष्ट्रवाद जो जिसका राष्ट्रवाद का जो आदर्श था कि उदारवादी था, जनतांत्रिक था, वो नहीं रहा। ठीक है, और जब सदी का प्रथम भाग स्टार्ट हुआ, जिस तरह सदी के प्रथम भाग में राष्ट्रवाद का मतलब क्या था, उदारवादी जनतांत्रिक, वो स्वभाव क्या था, अब नहीं रहा 19वीं सदी तक। ठीक है, करेक्ट, बट बिकम अ नैरो क्रीड विथ लिमिटेड एम्स। लेकिन अब क्या हुआ था कि राष्ट्रवाद क्या था, एकदम सीमित लक्ष्य वाला एक सिद्धांत बन गया था जिसका बहुत ही कम लक्ष्य था। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकम इनक्रीजिंगली intolerant of each and other, ever ready to go to war। अब इस टाइम का हुआ था कि जो भी राष्ट्रवादी समूह थे वो एकदम एक दूसरे के प्रति क्या हुआ, एक दूसरे के दुश्मन बन गए और लड़ने के लिए क्या होते थे, हमेशा तैयार रहते थे। मतलब जो भी राष्ट्र थे उस टाइम, मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेट द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स इन यूरोप फर्दर देयर ऑन इम्पेरियलिस्ट एम। अब देखिए क्या हुआ कि यूरोपीय जो भी शक्ति था, उन लोगों ने क्या किया, अपना जो भी साम्राज्यवाद का उद्देश्य था उसके प्राप्ति के लिए जो भी अधीन लोग थे, उनके राष्ट्रवादी जो भी उनका मन था, उनका आकांक्षा था, उनके अंदर जो भी मतलब नहीं होता कि हमारा ये आकांक्षा की हम ऐसे कर, उस सब का इस्तेमाल किया। ठीक है, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड बाल्कन। अब देखिए 1871 के बाद क्या हुआ कि यूरोप में बहुत ही गंभीर तनाव हो गया राष्ट्रवादियों के बीच। इसका एकदम जो स्रोत क्षेत्र था, माने जहाँ से उत्पन्न हुआ, वो कौन सा क्षेत्र था, बाल्कन क्षेत्र था। The Balkans was a region of geographical and ethnic variation comprising modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greek Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia, and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as the Slavs। अब देखिए, अब यहाँ से हमको पढ़ना है यहाँ तक, ये आपको समझा है। द बाल्कन्स वाज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशन। देखिए बाल्कन्स क्या था ना कि एक ऐसा जगह था, ठीक है, इस क्षेत्र में क्या था कि भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी, मतलब बहुत अलग अलग लोग टाइप के लोग रहते थे इसमें। अभी का जो रोमानिया है, बुल्गारिया है, अल्बेनिया है, यूनान है, मेसिडोनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया है, स्लोवेनिया है, सर्बिया, ये सब जगह उस बाल्कन्स में क्या था, शामिल था। ठीक है, और वो शामिल था तो क्या था, बहुत अलग अलग टाइप के लोग रहते थे। तो इससे क्या होगा कि लोगों में क्या हुआ, टेंशन बढ़ेगा, अलग अलग टाइप के लोग रहेंगे तो क्या हुआ, टेंशन बढ़ेगा। और ए लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन was under the control of the Ottoman Empire। और एक बहुत बड़ा पार्ट किसके नियंत्रण में था, ऑटोमन एम्पायर के। ऑटोमन एम्पायर आपको पीछे ही पढ़ाए थे। ठीक है, the spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive। अब इसके बाद क्या हुआ कि ऑटोमन एम्पायर में बहुत सारा जगह था। ठीक है,
और इससे क्या हुआ कि बाल्कन क्षेत्र में क्या हुआ, रोमांटिक के नेशनलिज्म बढ़ा। देखिए यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, स्टेड ऑफ आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म। जो भी रोमांटिक नेशनलिज्म का मतलब रोमानी राष्ट्रवाद का विचार क्या हुआ कि फैला बाल्कन्स में, तो ऑटोमन साम्राज्य का वो विघटित हो गया और उससे क्या हुआ कि स्थिति बड़ी भयावह हो गई। मतलब कुछ होता था, लोग विद्रोह पे उतर जाते थे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है all through the 19th century the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reform but with very little success। अब इस सब के बावजूद क्या हुआ कि ऑटोमन साम्राज्य ने क्या किया कि 19वीं सदी में आधुनिकीकरण, आंतरिक सुधार के जरिए क्या किया कि अपने आप को मजबूत बनाना चाहा कि लोगों में क्या हो कि हमारे प्रति कुछ अच्छा ही है, लोगों को लगे कि हम अच्छा कर रहे हैं। तो इन सब का हुआ फेल कर गया। ठीक है, उसके बाद करा वन बाई वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इन बाई वन। अब एक एक करके क्या हुआ कि उसके जो ये था ऑटोमन साम्राज्य, उसके अंदर जो भी यूरोपीय राष्ट्रीय था वो सब क्या किया, उससे निकल करके क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषणा करने लगा। ठीक है, ऐसा हूँ पहले से लोगों के बीच असंतोष था इसके विरुद्ध, और ट्राइयो किया था कब, जब लास्ट में किया। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। और अब करने से क्या फायदा, अब कोनो फायदे नहीं है जब लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया। द बाल्कन पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनलिटी and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers। और देखा अब इसके बाद क्या हुआ, जो भी लोग थे बाल्कन लोग, वो लोग क्या करते थे कि आजादी या राजनीतिक अधिकार का अपना दावा करते थे। उसके लिए राष्ट्रीय नेशनलिज्म को अपना क्या कि एक बेस बनाए कि हम अब आजाद रहेंगे, हम अपना को राष्ट्रवादी बनाएंगे। इससे क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि हम ये चीज उन्होंने बताने लगे इतिहास के माध्यम से कि हम क्या थे, पहले बहुत पहले क्या थे, स्वतंत्र थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि हमको विदेशी शक्ति का किया, अधीन कर लिया। मतलब समझ रहे हैं, कि जो भी लोग इसमें से निकलने लगे उन लोग का किया, अपना आजादी का आधार बताया नेशनलिज्म के लिए, और बताने लगे हिस्ट्री के माध्यम से कि हम क्या थे, पहले आजाद थे, उसके बाद हमको क्या किया गया, फॉरेन पावर्स के द्वारा ने अपने अधीन कर लेंगे। Hence the rebellious nationalists in Balkans thought of their struggle as attempts to win back their long lost independence। अब ये सब बताता कौन था, जो भी रिबेलियंस थे, ठीक है, जो भी विद्रोही थे, वो लोगों को ये सब दिखाते थे कि हम लोग क्या थे, पहले स्वतंत्र थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि विदेशी शक्ति सब हम लोग को अपने अधीन कर लिया। अब क्या हुआ कि बाल्कन क्षेत्र में जो भी विद्रोही थे उनका अपना संघर्ष किया और क्या किया कि अपना जो भी आजादी था उसको वापस लाने का प्रयास किया। ठीक है, और एज द डिफरेंट Slavic nationalists struggle to define their identity and invest the Balkan area become an area of intense conflict। और देखिए इसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे अलग अलग जो भी स्लाविक राष्ट्रीय समूह था वो अपना पहचान स्वतंत्रता करने का कोशिश किया। इससे कहा कि बाल्कन क्षेत्र में बहुत ही टकराव का माहौल बन गया। ठीक है, हमारे जो कर रहा है कि हम अलग हो जाएंगे, ये कर रहा है हम अलग हो जाएंगे, ये कर रहा है हम अलग हो जाएंगे, मतलब सब लोग का एकदम खुन्नस में कि आज हम लोग अलग हो जाते। इससे कहा कन्फ्लिक्ट जोन बन गया, सब टकराव के मूड में आ गया। तो कर रहा है द बाल्कन स्टेट वेयर फायरसली The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory to expense of others। अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब ये इंडिया में क्या हो कि बिहार का ना हम अलग हो जाएंगे, झारखंड का ना अलग हो जाएंगे, तो क्या होगा, बिहार चाहे कि हम बहुत बहुत बड़ा जगह ले ले और झारखंडों को अपना मिला ले, साथ में अलग हो जाए, ये वो बिहार बना दे, बिहार नाम कर देश। इस तरह सेम कंडीशन हुआ हो गया था। तो जो भी बाल्कन स्टेट थे, ठीक है, उन लोगों में क्या हुआ, एशिया हो गया, सब चाहते थे कि क्या कि हम जितना ज्यादा जगह हो उतना हथियार ले। अब यही फेर में क्या हुआ कि सब में टकराव हो गया, सब अपनी एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे, हमरा ज्यादा मिल जाए। हम अब माने घरे में एगो कुछ सामान आ रहा है
अब वो 3 भाई बहन में बांटना है। अब पापा जी नहीं रहे, जब मम्मी नहीं है तो क्या करेगा? वो चाहेगा कि हम ज्यादा ले ले, ये चाहेगा हम ज्यादा ले ले, यही में क्या होगा? झगड़ा हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर था। मैटर्स वेर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन ऑल्सो बिकम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। अब देखिए इससे बाद का हुआ कि और भी परिस्थिति का हुआ, बहुत ही भयावह हो गया, बहुत ही जटिल हो गया। कहा कि बाल्कन क्षेत्र में क्या हुआ कि बहुत जो बड़ा बड़ा शक्ति था उनके बीच भी क्या हुआ? टकराव होने लगा। ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज During this period, there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies as well as naval and military might. और देखो वहीं कुछ होता है ना, तो जो बड़ा देश है वो पहुंच जाता है। जैसे कहीं कुछ होगा तो अमेरिका जरूर पहुंचेगा, नहीं तो चाइना जरूर पहुंचेगा। इसी तरह उस टाइम भी था, ये लोग इधर लड़ रहा था। अब इससे क्या हुआ कि उस टाइम बड़ा बड़ा जो राष्ट्र था उनमें भी वही जगह क्या हुआ? वार जोन बन गया। अब ये देखिएगा सीरिया उरिया का वार जोन बन गया साला। किसका? इराक का, इसका इराक इराक का रहा है, ईरान का, सऊदी अरब का। तो बड़ा जगह का होता है वो इसी तरह होता है। इस समय का हुआ यूरोपीय जो भी शक्ति थे इनके बीच का हुआ व्यापार, उपनिवेश, नौसैनिक, सैन्य ताकत, इसमें का हुआ इनमें टकराव होने लगा, माने प्रतिस्पर्धा बढ़ गया। दीज राइवलियर्स वेर वेरी एविडेंट इन द वे द बाल्कन परफॉर्म अनफोल्डेड। और देखिए ये जो लोग थे, समझ रहे हैं, इससे क्या हुआ कि जैसे जैसे बाल्कन सबका समस्या आगे बढ़ा, उसमें इन सब लोगों का क्या हुआ? प्रतिस्पर्धा खुल के सामने है। सब लोग अपना अपना दिखाने लगे, हमारे पास ये है, हम तुमसे अच्छे हैं, हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं। और ये दुगड़े होने से हो गया, दुगड़ा होने से होगा तो क्या होगा? प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा। ईच पावर, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वाज नीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर ओवर द बाल्कन एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया। अब देखिए जैसे ही अमेरिका है, ये क्या करता है कि लोगों पर हावी हो जाता है। जैसे कहा अफगानिस्तान में हावी हो गया, कहीं कुछ होता है तो कहता है हम आ रहे हैं यहाँ पे गणतंत्र का बहाली करने। समझ है? तो इसी तरह का हुआ उस समय भी। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, हंगरी, ये लोग ने क्या किया कि अपना ताकत बाल्कन पर और दूसरे शक्ति जो थे उनको कमजोर करके और बाल्कन क्षेत्र में क्या किए? अपना प्रभाव बढ़ाना चाहे। कैसे इंग्लैंड करता था, उधर स्कॉटलैंड में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहा। ठीक है, इसी तरह सेम यहाँ हुआ। दिस लेड ए सीरीज ऑफ वार्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इसी से क्या हुआ? जब मान लीजिए कि अब दो आदमी लड़ रहा है, तो एक तरफ से देखो दूसरा बड़ा राष्ट्र आ जाए, एक तरफ से दूसरा बड़ा राष्ट्र आ जाए, तो ऐसे क्या हुआ? लोग सपोर्ट में आए और इसी से क्या हुआ? ये बाल्कन सब के कारण ससुरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब आगे पढ़िए। नेशनली अलाइंड विथ इंपेरियलिज्म लेड यूरोप टू ए डिजास्टर इन 1914। और देखिए पहले क्या था? साम्राज्यवाद था, इससे जुड़कर राष्ट्रवाद का किया। 1914 में यूरोप को बड़ी दिक्कत में ले गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और वर्ल्ड वॉर होगा तो क्या हुआ? दिक्कतें नहीं पैदा होगा। बट मीन वाइल many countries in the world which had been colonized by European powers in the 19th century began to oppose imperial domination। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? विश्व में बहुत सारा देश था 19वीं सदी में जो यूरोपियन शक्ति का क्या था? उपनिवेश था। वो उपनिवेश का मतलब क्या था? जैसे हम लोग भी बहुत ब्रिटेन के उपनिवेश बन के रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि उन यूरोपीय शक्ति जो भी थे उन्होंने उपनिवेशीकरण किया था। और इससे क्या हुआ कि साम्राज्यवादी जो भी था, साम्राज्यवाद के जो भी प्रभुत्व फैलाना चाहता उनका क्या हुआ? विरोध होने लगा। अब क्या रहा? द एंटी imperial movements that developed everywhere were nationalist in the sense that they all struggled to form independent nation and were inspired by a sense of collective national unity forged in conformation with imperialism। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि जो भी लोग थे, जो भी आदमी थे, जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन जिससे विकसित हुआ, इसमें क्या हुआ था कि उस लोग क्या था? राष्ट्रवादी था। वो हर जगह क्या कहते थे कि हम लोग अपनी करण से मुक्ति दो, हम लोगों का करो कि स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण के लिए हम लोग स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं। उस टाइम भारत भी क्या था? उपनिवेश था ब्रिटेन का।
हम लोग भी संघर्ष कर रहे थे स्वतंत्र राष्ट्र करने के लिए। और यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म now were replicated for people everywhere, developed their own specific variety of nationalism। अब देखिए जो भी यूरोपियन जो भी था राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार था उसको कहीं नहीं दोहराया गया, क्योंकि सब जगह लोग क्या था कि अपना अपना राष्ट्रवाद का धारणा विकसित कर लिया गया। उसका क्या है, बट द आइडिया दैट सोसाइटीज विल बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट केम टू एक्सेप्टेड एज ए नेचुरल एंड यूनिवर्सल। अब लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि अब जो भी विचार था जो समाज का राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाता है वो सब क्या हुआ, अब सब लोग अपना अपना जो भी जिसको जैसे मन किया वो मान लिया। और अब आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट ए नोट ऑन, इसमें जो सब मेजनी पर नोट लिखना है किसी पर आप लिख सकते हैं, काउंट काबूर पे, ग्रीक फॉर इंडिपेंडेंस, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल स्ट्रगल्स, ये सब आप देख लीजिए। कल हम इसके बारे में कुछ बताएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एंड फिर से एक बार कहेंगे कि आप लोग थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि हमको भी अच्छा हो जाए। 1000 सब्सक्राइबर पूर जाता था हमको भी, हम भी लाइव आके पढ़ाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग थोड़ा शेयर वेयर कीजिए। इस साल जिसका परीक्षा है उसके लिए हम क्वेश्चन आंसर का भी जो भी मतलब आप परीक्षा दे करके